सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पॉलिटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, हमने शेड्यूल्स लर्न कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है, आप जाके पार्ट वन भी देख सकते हैं, जिसमें हमने आर्टिकल वन से लेकर आर्टिकल फोर तक कवर किया है। इस पार्ट में हम आर्टिकल फाइव से लेकर आर्टिकल इलेवन तक कवर करेंगे, जो कि बोलता है सिटीजनशिप इन इंडिया। आपको अगर इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, अगर आप इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पार्ट टू है, हमने क्या किया था, पार्ट वन कवर कर चुके थे। अब इसमें हम पार्ट टू कवर करेंगे। जो पार्ट टू है वो बोलता है डील्स विथ द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। वो सिटीजनशिप रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है उससे डील करता है। पार्ट टू। पार्ट वन क्या था, इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, ठीक है, दैट इज इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। पार्ट टू क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप के रिलेटेड हो जाएगा। इसमें कितने आर्टिकल्स है, इसमें 5 से लेके 11 आर्टिकल। सो टोटल कितने आर्टिकल्स हो गए, टोटल 7 आर्टिकल्स हो गए इसमें। तो इसमें 7 आर्टिकल्स टोटल है, जो कि क्या डिफाइन करता है, हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आगे अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, तो हम देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है सिटीजनशिप लेने का, और किस किस क्राइटेरिया की वजह से सिटीजनशिप नहीं भी मिल सकती है, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आर्टिकल वन टू फोर तक तो हमें याद है। आर्टिकल फाइव से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल फाइव बोलता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ, दैट इज 1950 से पहले, तो तब के टाइम पे क्या था, तो पहली चीज सिटीजनशिप किसको दी जाएगी, ऐसे लोग जो कि डोमिसाइल थे इंडिया के, और आइदर डोमिसाइल का मतलब क्या हो जाएगा, आइदर वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, या फिर उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं, या फिर वो एटलीस्ट 5 साल तक इंडिया में रह चुके हैं, तो उनको बोला जाएगा वो डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो लोग सिटीजनशिप लेने के लायक हैं। तो ये आर्टिकल फाइव बोलता है कि सिटीजनशिप किसको दिया जा सकता है। दिस इज आर्टिकल फाइव, ठीक है। आर्टिकल सिक्स नेक्स्ट आते हैं कि सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टन पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, ये जो आर्टिकल सिक्स हो गया, आर्टिकल सेवन हो गया, ये अभी तो रेलेवेंस इतना नहीं रखता है, लेकिन तब रख रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि तब पार्टीशन हुआ था और लोग इधर से उधर हो रहे थे ना, कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। इसकी वजह से ये आर्टिकल सिक्स और सेवन ऐड किया गया था। तो देखिए, आर्टिकल सिक्स क्या बोलता है, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से जो इंडिया माइग्रेट हुए हैं उनके पास क्या क्या राइट्स, मतलब उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा। बेसिकली इट डील्स विद द राइट ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर और आफ्टर, before and after and 1948, that is July 19, 1948. He specifies the condition under which they could be deemed Indian citizen. तो इसमें मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर कोई 1948 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई आया है पाकिस्तान से, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप अनकंडीशनली दे दी जाएगी। के टाइम का था आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल सिक्स समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल सेवन। आर्टिकल सेवन क्या बोलते हैं, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अगर कोई भी माइग्रेट कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है, और फिर वापस आ जा रहा है इंडिया को, तो कुछ सर्कमस्टांसेस में उसको इंडियन सिटीजनशिप रीगेन करने का उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये आर्टिकल सेवन। तो मैं जैसे आपको, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, आर्टिकल सिक्स और आर्टिकल सेवन आप अगर पूरा स्किप भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान रिलेटेड है और अभी के कॉन्टेस्ट में इसका कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल एट। देखिए, आर्टिकल एट, नाइन, टेन एंड इलेवन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल एट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आर्टिकल एट। आर्टिकल एट बोलता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडिया के बाहर रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप कहाँ कैसे मिल सकता है। देखिए, सिटीजनशिप किससे मिलेगा, अगर कोई इंडियन ओरिजिन का है, वो बाहर रह रहा है, ठीक है, और जो इंडियन सिटीजन के हिसाब से वो रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पे, और वो कुछ अपने काम से बाहर रह रहा है फॉर सर्टन थिंग, तो उसको सिटीजनशिप राइट्स मिल जाएगा ना। सिटीजनशिप राइट्स जो मैं बोल बोल रहा हूँ बार बार, इसका क्या फायदे हैं, इंडियन सिटीजन होने का ये फायदा है कि जितना भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब मिल जाएंगे, वो सब एक्सक्लूसिवली मिल जाएंगे। तो यही है।
तो ये हो गया आर्टिकल 8। नेक्स्ट है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? पर्सन वॉलेंटरीली एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन। अगर कोई यहाँ से जाके फॉरेन में सेटल हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से जाके जर्मनी या फिर यूएसए में सेटल हो जाता है और वहाँ के सिटीजनशिप ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ का उसको क्या मिल जाएगा? यहाँ का सिटीजनशिप उसको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई वॉलेंटरीली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन कंट्री वुड नो लॉन्गर बी कंसिडर एज एन इंडियन सिटीजन, उसको इंडियन सिटीजन नहीं कहा जाएगा। अगर कोई भी वॉलेंटरीली अपना सिटीजनशिप बाहर के देश में जाके चुनता है तो। ठीक है। अगर मैं गया यहाँ से जर्मनी और मैं जर्मनी का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, तो मेरा इंडियन सिटीजनशिप उड़ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आर्टिकल 10। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 10 क्या बोलता है? कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। ना कंटिन्यूएंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट एंश्योर दैट एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि मतलब सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होने के लिए क्वालिफाइड हैं, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। और ये जो लॉ है, ये कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। तो बेसिकली जितना भी सिटीजनशिप के अमेंडमेंट में जितना भी पावर है वो किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है। तो ये है, तो ये आर्टिकल 11 में हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 11 में क्या देखने को मिलता है? कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट द सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट के पास पावर है। और जो दिस पावर, इसकी वजह से जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, उसको और उसके सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो सिटीजनशिप के पास कौन कौन सा सिटीजनशिप को अमेंड करने के लिए किसके पास पावर है? इट इज पावर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिटीजनशिप को कौन अल्टर कर सकता है? तो पार्लियामेंट हो गया। आर्टिकल 8 में क्या बोला जाता है? आर्टिकल 8 में बोला जाता है इंडियन ओरिजिन के जो है और जो बाहर रह रहे हैं, तो उनके पास कुछ राइट्स है क्या? तो ये बोला गया। आर्टिकल 9 में क्या बोला गया है? अगर मैं जाके बाहर का सिटीजनशिप ले लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन मेरा खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। एंड आर्टिकल 11 क्या बोलता है? कि जितना भी पावर है रेगुलेट करने का सिटीजनशिप के बारे में, वो किसके पास पावर है? वो पार्लियामेंट के पास पावर है। सो दिस इज योर आर्टिकल। तो इसमें देखिए, इसमें आप आर्टिकल 5 याद रखेंगे। आर्टिकल 5 मतलब सिटीजनशिप कौन है? कौन इंडिया का सिटीजनशिप। तो इसका क्या हो जाएगा? जो इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर यहाँ पे वो एटलीस्ट 5 साल का रेसिडेंट पूरा कर चुका हो। दिस इज 5 ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल और 6 7 आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 8 याद हो गया, आर्टिकल 9 याद हो गया, 10 याद हो गया, एंड 11 तो याद ही हो गया, क्योंकि 11 पार्लियामेंट के बारे में है जो रेगुलेटिंग एक्ट कराता है। ठीक है। सो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या लिखा गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो आपको कैसे कैसे वेज से आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट हुआ तब आप यहाँ के सिटीजनशिप थे, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। अगर यहाँ पे पैदा हुए तो मिल जाएगी। अगर यहाँ के डिसेंट मतलब अगर आपके दादा परदादा यहीं के रेसिडेंट थे, आप अगर उनके बच्चे हो, तो आपको उनके बेसिस पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप बाहर से आए और इंडिया में 5 साल रह गए, तो आप सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जो लास्ट है, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, कोई भी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के जो लोग हो गए वो इंडिया के लोग हो गए, है ना? तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। तो अगर कोई इनकॉर्पोरेशन होता है टेरिटरी का, दैट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी होता है, तो वो टेरिटरी के लोगों को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दे दी जाती है। एग्जाम्पल जैसे अभी रिसेंट में सिक्किम, सिक्किम पहले हमारा हिस्सा नहीं था, जैसे ही सिक्किम को हमने मिलाया तो सिक्किम के जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिकली किसके रेसिडेंट हो गए? इंडियन रेसिडेंट हो गए, तो इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। तो कितने वे हैं? देर आर मेजरली 5 वेज। फर्स्ट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब आप सिटीजनशिप हो, या फिर आप यहीं पे पैदा हो रहे हो तो सिटीजनशिप बाय बर्थ हो गया। सिटीजनशिप बाय डिसेंट मतलब, डिसेंडेंट मतलब होता है कि जैसे आपके पेरेंट्स या फिर दादा परदादा उस वो यहीं पे पैदा हुआ, तो उससे भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करके मतलब आप 5 साल यहाँ पे रह के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, है ना? इंडियन सिटीजन का वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो। ये दिस इज ओनली फॉर फॉरेनर्स। और या फिर
टेरिटरी अगर इनकॉर्पोरेशन होता है इंडिया इंडिया के द्वारा, तो वहाँ के लोग भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, यहीं के लोग हो जाते हैं। और क्या क्या है, अगर पीपल हु आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया एज ऑन 1949 26 नवंबर जब एनैक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप हो जाते हैं। अगर इंडिया में कोई भी 26 जनवरी 1940 के बाद पैदा हुआ, बट 1987 के पहले पैदा हो गया, ठीक है, मतलब इसके बाद और इसके पहले, तो वो भी इंडियन सिटीजनशिप कहलाया जाएगा। ए पर्सन आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज एन इंडियन सिटीजन। अगर कोई 1987 के बाद पैदा हुआ है, वो इंडियन सिटीजन कैसे दिलाया जाएगा, अगर उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे होंगे, तो उसको भी इंडियन सिटीजन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 1997 है, 96 है, इसका मतलब क्या है, वो 1987 के बाद पैदा हुआ, तो उसको डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, उसका डिसेंडेंट देखा जाएगा कि उसके पिता या फिर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इंडियन सिटीजनशिप है क्या। अगर वो इंडियन सिटीजनशिप है तो उनको दे दी जाएगा, अगर नहीं है तो उनको नहीं दिया जाएगा। अगर फॉर इंस्टेंस द पर्सन बोर्न आफ्टर 3 दिसंबर 2004, अगर 2004 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर वो पैदा हो रहा है, ठीक है, आर इंडियन सिटीजन, उसको इंडियन सिटीजन दिया जाएगा इफ उसके दोनों ही पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है या फिर उनमें से कोई एक इंडियन सिटीजन है और वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं, तो भी उसको इंडियन सिटीजनशिप दिया। बेसिकली डिसेंडेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डन है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया सिटीजनशिप की बात। लेकिन आप मान लीजिए सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो उसको टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, टर्मिनेशन का क्या प्रोसेस है, मतलब किस किस वजह से टर्मिनेशन हो सकता है, मतलब आपका आपके आपसे इंडियन सिटीजनशिप ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है, कैसे। फर्स्ट है रेनुन्सिएशन। देखिए रेनुन्सिएशन का मतलब क्या होता है, रेनुन्सिएशन का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आप इंडिया के ही सिटीजन है और आप डिक्लेयर करते हो कि आप किसी और कंट्री के भी सिटीजन हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, आपका टर्मिनेशन हो जाएगा सिटीजनशिप का, ठीक है। सेकंड, ठीक है, मतलब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज आल्सो ए नेशनल ऑफ अनदर कंट्री renounces his Indian citizenship through declaration in a prescribed manner, he ceases to be an Indian citizen. When a male person ceases to be a citizen of India, every minor child of his also ceases to be a citizen of India. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए इंडिया का कोई बंदा है, if a citizen of India, ठीक है, who is also a national of another country, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो किसी और कंट्री का भी ले रखा है, ठीक है, उसको इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि वो दूसरे कंट्री का लेके रखा है सिटीजनशिप। इनफैक्ट वो अगर नहीं हुआ तो उसका अगर चाइल्ड भी होगा तो वो भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं कहलाया जाएगा। सो दिस इज रिनोन्सिएशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, सेकंड क्या हो गया, टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट कर देना, डायरेक्टली टर्मिनेट कर देना। अगर आप यहाँ से जाते हो किसी और कंट्री में वॉलेंटरली उन्हीं के सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। तो टर्मिनेशन रिनोन्सिएशन लगभग सेम है। एंड द लास्ट इज डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट डिप्राइव कर देता है उसके एक पर्सन के सिटीजनशिप को। ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा इन इसलिए हो सकता है अगर उस वो उसका जो डोमिसाइल पीरियड है वो 5 साल से कम है। जैसे मान लीजिए कोई बांग्लादेश से आया, वेस्ट बंगाल में रहा, लेकिन वो 5 साल से कम रहा है, मान लीजिए 3 साल रहा है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं कहलाया जाएगा वो, ठीक है। तो बेसिकली डिप्रीवेशन का मतलब क्या होता है, अगर वो 5 साल से कम रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजनशिप होने के लायक नहीं है, तो उस केस में उसको टर्मिनेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो खैर आधार रेगुलेटिंग बॉडी हो गई है, तो आधार से हम कर रहे हैं। अभी जो सीए आ रही है वो भी सिटीजनशिप एक्ट के अंडर ही आ रही है। तो ये सब जो है सिटीजनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए ही है। जो सीएए आया वो भी इसी की ही बात करता है कि भैया आप एक काम करो, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा दो, अगर आप यहीं के हो ठीक है तो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट दिखा दो। बिकॉज हमने क्या देखा इन आर्टिकल के भी अगर छोड़ना है, अगर सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है कि डिसेंडेंट का हमें चाहिए सिटीजनशिप, है ना। अगर उसके पेरेंट्स हो तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो भैया आप अगर यहाँ पे हो तो आपके पेरेंट्स भी यहाँ पे होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आपका पेरेंट्स है तो दिखा दीजिए आपका पेरेंट्स का। तो ये पूछा गया था।
तो आई होप ये सिटीजनशिप एंड पार्ट 2 थोड़ा समझ में आया होगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1-2 क्वेश्चन से इससे अगर बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनना, बिल्कुल भी, ठीक है? लेकिन हमें इसको पढ़ना है क्योंकि ये पार्ट 2 है और ऐसा पूछ सकता है कि पार्ट 2 किससे रिलेटेड है, तो पार्ट 2 इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड पार्ट 1 इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, इस पे था। पार्ट 2 हो गया सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में जो होगा पार्ट 3, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी क्वेश्चन है उसी से ही आएंगे क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स है और वो उसका जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा वास्ट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? कुछ भी नहीं तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको देखूंगा, आपका कमेंट देखूंगा और अगर हो सके तो मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।